बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टॉपिक को डील करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली हमारे पास सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटोप्लाज्म की बाउंड्री है, जैसे कि लाइन है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? बेसिकली प्रोटोप्लाज्म में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। सेल के अंदर हमें पता है साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। इन दोनों को कलेक्टिवली हम प्रोटोप्लाज्म का नाम देते हैं। और ये भी हमें पता है कि अगर हमसे ये पूछा जाए कि एनिमल सेल में आउटर बाउंड्री कौन सी है, तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही टिक करेंगे। अगर हमसे ये पूछा जाए कि प्लांट सेल में कौन सी आउटर बाउंड्री है, तो उसमें सेल वाल को हम यानी कि सही ऑप्शन पे करेक्ट ऑप्शन मानेंगे। अच्छा, ये हमारे पास प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में भी दोनों का कॉमन कंपोनेंट है। सेल मेम्ब्रेन हमारे पास और साइटोप्लाज्म, ये दोनों जो चीज़ें हैं ना, हमारे पास दो कंपोनेंट मैंने बता दिए हैं, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। ये कॉमन कंपोनेंट किसके हैं? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो डिफरेंट नाम्स है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। 3 नाम्स यहाँ पे मेंशन है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मोलेमा और सेल सरफेस मेम्ब्रेन। अच्छा, इसकी फंक्शंस की अगर मैं बात करूँ, तो इसकी फंक्शन मेन जो है ना, ये पैसेज ऑफ मटेरियल को कंट्रोल करता है। जो कंट्रोल द पैसेज ऑफ मटेरियल, जो पास करता है मटेरियल सेल के अंदर और बाहर। अच्छा, कंपोजिशन की बात अगर हम करें ना, तो कंपोजिशन में आपने ये याद रखना है कि कंपोजिशन में आपने 3 कंपोनेंट्स की याद रखने हैं। इसमें 3 कंपोनेंट्स हमारे पास होते हैं, यहाँ पे मेंशन भी है। जिसमें हमारे पास सबसे पहले प्रोटीन 60 टू 80% होता है, लिपिड 20 टू 40% और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ ना, तो स्ट्रक्चर में आपने ये याद रखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइड मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपने ये याद रखना है, जो स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसको एक मॉडल एक्सप्लेन करता है जिसका नाम फ्लूइड मॉडल है। ये इस मॉडल के मुताबिक ये है कि जो हमारे पास मेम्ब्रेन है ना, इसमें एक फास्फोलिपिड बाइलेयर है, यानी फास्फोलिपिड है, उसकी 2 लेयर हैं। एक ये है हमारे पास लेयर, और एक ये नीचे की तरफ लेयर है। अच्छा, फास्फोलिपिड बाइलेयर है, ठीक है। फास्फोलिपिड बाइलेयर में जिसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या होते हैं, पार्शियली भी कह सकते हो या आप टोटली भी कह सकते हो, जो एम्बेडेड होते हैं। और इन प्रोटीन बेसिकली हमारे पास एक किस्म के चैनल्स बना रहे होते हैं इस लिपिड बाइलेयर से। इससे प्रोटीन्स जो प्रोटीन सोल्यूबल जो चीज़ें होती हैं ना, वो इसे ट्रांसपोर्ट इनकी ईज़िली हो जाती है इन प्रोटीन्स से। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूँ, तो इसके ऊपर हमारे पास मतलब ना, जो ग्लाइकोकैलिक्स है। बेसिकली ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है? जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के साथ या लिपिड जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, वो लिपिड के साथ मिलता है, तो उसको ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। ये आपको मैंने बता दिया। और जब कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलता है, उसको मतलब कार्बोहाइड्रेट और जो प्रोटीन से मिला है, उसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। ये एज अ सेल्फ सरफेस मार्कर काम करते हैं, इनको हम आगे डील करेंगे। अच्छा, तो ये तो हो गए हैं ये चीज़ें। उसके बाद अगर मैं इसकी मतलब उसकी बात करूँ, सबसे पहले हमने इसके लिपिड पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैंने बता दिया कि इसमें 2 लेयर्स होती हैं। अच्छा, ये इसके जो फास्फोलिपिड बाइलेयर है ना हमारे पास, फास्फोलिपिड बाइलेयर में आपने याद रखना है कि फास्फोलिपिड बाइलेयर जो हमारे पास होती है ना, इसमें एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। जो हेड रीजन होता है ना फास्फोलिपिड का, वो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब है? वो हमारे पास हाइड्रोफिलिक का मतलब ये है कि वो वाटर सोल्यूबल है। वाटर सोल्यूबल यानी कि वो पोलर है। और जो हाइड्रोफोबिक रीजन है ना, वो हमारे पास क्या है? बेसिकली हाइड्रोफोबिक रीजन जो है हमारे पास, वो वाटर इनसोल्यूबल है और नॉन पोलर है। और एक बार ये भी एमसीक्यूज में आया था कि जो हाइड्रोफिलिक है ना, वो अपीयर होते हैं एज अ सरफेस के ऊपर, और जो हाइड्रोफोबिक एंड्स होते हैं ना, वो एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं। तो ये पूछा जा सकता है, नॉन पोलर रीजन जो होती है ना, वो इनसाइड होता है, मतलब इनसाइड द मेम्ब्रेन, इन बिटवीन भी कह सकते हैं आप इसे। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूँ, तो एक और मतलब लिपिड की एक टाइप है स्टेरॉइड जो स्टेरॉइड्स हैं, वो हमारे पास इसके अंदर वेज हुए होते हैं, यानी कि धस्से होते हैं। ये आपको नज़र आ रहे होंगे कोलेस्ट्रॉल, आपको ये नज़र आ रहे होंगे, ये आपको कोलेस्ट्रॉल नज़र आ रहा होगा। ये यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं आपको, ये भी नज़र आ रहे हैं, ये सारे कोलेस्ट्रॉल हैं आपके पास। तो कोलेस्ट्रॉल हमारे पास बिल्कुल वेज हुए होते हैं इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास है ना, अगर मैं प्रोटीन पार्ट की बात करें, तो प्रोटीन पार्ट मैंने बताया आपको, ये पार्शली और होली एम्बेडेड होते हैं। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, ये प्रोटीन है यहाँ पे। अच्छा, कुछ ट्रांस प्रोटीन्स होती हैं जो कि बिल्कुल, यानी ट्रांस प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होती हैं जो कम्प्लीटली यानी कि मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके। जैसे आपके पास ये वाली प्रोटीन है, ये ट्रांस है।
और कुछ प्रोटीन्स ने बिल्कुल यानी थोड़ा-सा यानी कि आपके पास मेम्ब्रेन को कवर किया होता है। जो ट्रांस प्रोटीन होती है ना, वो एज़ अ चैनल प्रोटीन काम करती है, उनको आगे हम डील करेंगे उनके फंक्शंस में। अच्छा, फंक्शंस सबसे पहले प्लाज़्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स की उन्होंने डील की है, उससे पहले मैं आपको ये बताना चलूँ, जो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास होती है ना, उनके बारे में आपने याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास जो आउटर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, उसके ऊपर मतलब इन जनरल मोस्ट जो जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होती है ना, ये अटैच होती है प्रोटीन ग्लाइकोलिपिड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक बार ये भी एमसीक्यूज में पूछा गया था कि कार्बोहाइड्रेट्स की लोकेशन पूछी गई थी, और कौन सी कार्बोहाइड्रेट्स होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वो आपको आइडिया होना चाहिए। वो है ओलिगोसेकेराइड। यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन पुरानी बुक में मेंशन था। जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की मतलब जो टाइप है, वो ओलिगोसेकेराइड है। और ओलिगोसेकेराइड का आपको पता है कि वो हमारे पास जो 2 से 10 तक सेकेराइड यूनिट पे मुश्तमिल होता है, उसको हम ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। ये आपको इतना अभी याद रहना चाहिए। वो हमारे पास यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है, उसका नाम है ओलिगोसेकेराइड। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से आपको याद रहना चाहिए। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे कुछ फाइबर्स जो कि इनसाइड के ऊपर प्रेजेंट है। ये इनका बेसिक फंक्शन क्या है, सपोर्ट देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स की अगर हम बात करें ना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो मेनली पूछा जाता है, वो कोलेस्ट्रॉल का पूछा जाता है। कोलेस्ट्रॉल वैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ना, ये जो लिपिड पार्ट है, ये साइड बॉक्स में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि मतलब लिपिड पार्ट जो होता है हमारे पास, इसके कंपोनेंट फास्फोलिपिड है, हमारे पास ग्लाइकोलिपिड है और कोलेस्ट्रॉल है, ये तीनों हैं। जो इसमें ना हमारे पास जो लिपिड पार्ट होता है, मेनली ये फ्लूइडिटी जो होती है मेम्ब्रेन की ना, उसको कंट्रोल करता है। और साथ में कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपने याद रखना है कि ये स्टेबलाइज़ करता है लिपिड बाइलेयर को। और साथ में सेकंड फंक्शन इसका ये याद रखना है कि ये रिस्ट्रिक्ट करता है, यानी कि रोकता है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स और आयंस को। हम कहते हैं ना, पोलर मॉलिक्यूल और आयंस जिन पे चार्ज होता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मतलब जो है ना, वो क्रॉस पास नहीं होते इजीली। उसकी रीज़न क्या है, वो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि उनको यानी कि प्रिवेंट करता है, उनकी एंट्री को रिस्ट्रिक्ट करता है। फंक्शंस की बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को, तो ये सिंपल से हैं और ईज़ी से फंक्शंस हैं इसके। और ये भी मतलब काफ़ी बार तो नहीं, इसमें से एमसीक्यूज़ ये बनता है, इसमें से जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ बनता है, वो हमारे पास है जो साइक्लिक एएमपी एज़ अ सेकेंडरी एडेनिलेट साइक्लेज जो है। मतलब पहले तो मैं ये बताना चाहूँ कि चैनल प्रोटीन्स हैं, कैरियर प्रोटीन्स हैं, इन दोनों में डिफरेंट क्या है। चैनल प्रोटीन जैसे कि ना, चैनल चैनल नाम से जा रहा है, चैनल प्रोटीन में सिंपल चैनल बना होता है, उससे मॉलिक्यूल इजीली पास करते हैं विदाउट एनी मतलब फोर्स रिक्वायर। और कैरियर प्रोटीन में सिंपल, ये भी मतलब एक पैसिव डिफ्यूजन की ही टाइप्स हैं हमारे पास, इसको हम आगे डील करेंगे। कैरियर प्रोटीन में ये होता है कि मतलब हमारे पास वो सब्सटेंस के साथ सिंपली कैरियर प्रोटीन्स में ये होता है कि हमारे पास जो सब्सटेंस होता है, उसके साथ उसको पहले कैरियर नाम से आ रहा है, इसको कैरी करते हैं, यानी कि आप पहले इसको यानी कि अटैच कर लेते हैं और फिर इसको मतलब अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव कर लेता है। उसके बाद एंजाइम्स की बात करेंगे, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंजाइम प्रोटीन, इनके एंजाइमेटिक फंक्शन भी होते हैं, जैसे एडेनिलेट साइक्लेज है, ये हमारे पास कन्वर्ट करता है एटीपी को साइक्लिक एएमपी में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स के तौर पर भी यानी कि हमारे पास प्रोटीन कुछ काम करते हैं। मतलब जैसे हार्मोन सर्कुलेट करते हैं ब्लड में, बट ये स्पेसिफिक टारगेट सेल के साथ बाइंड करते हैं, जिनके स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं। एंटीजेंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंटीजेंस बेसिकली सम प्रोटीन्स आर एंटीजेंस। इनका काम क्या होता है, ये दूसरे विच एनेबल द सेल टू रिकॉग्नाइज अदर सेल। मतलब ये दूसरी सेल को इस काबिल बनाते हैं कि दूसरी सेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या ये हमारे पास डेंजरस सेल तो नहीं है। फॉरिन एंटीजन कैन बी रिकॉग्नाइज एंड अटैक बाय इम्यून सिस्टम। जो हमारे पास इम्यून सिस्टम होता है, जिसमें हमारे पास एंटीजेंस यानी कि हमारे पास कुछ प्रोटीन्स एज एंटीजन काम करती है, जिसमें ये होता है कि अगर कोई मतलब बैक्टीरिया वगैरह आ जाए, तो उसके खिलाफ वो प्रॉपर एक्शन लेते हैं और प्रॉपर इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, इसको भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे जब इसका चैप्टर आएगा। अच्छा, रोल ऑफ ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन एक्ट एज अ सेल सरफेस मार्कर। मैं स्टार्ट में ही लेक्चर में बात कर चुका हूँ कि ये एज अ सेल सरफेस मार्कर ग्लाइकोकैलिक्स, मैंने जब कहा था आपको, ये उसके तौर पर काम करता है। अच्छा, रेगुलेशन ऑफ सेल इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि इसका का मतलब फ़ायदा क्या है, मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल को अक्रॉस द सेल को करने का। इसका हमारे पास मेन जो पर्पज़ है, वो ये पॉइंट्स आपके पास लिखे गए हैं। ऑब्टेन करता है न्यूट्रिएंट्स को, ताकि न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, वेस्ट सब्सटेंसेस को एक्सक्रीट कर सकते हैं, सेक्रीट यूज़फुल सब्सटेंसेस, जनरेट आयोनिक ग्रेडिएंट। और साथ में ये मेंटेन करता है स्वीट मतलब पीएच को मेंटेन रखता है, और आयोनिक कंसंट्रेशन विद इन सेल फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी।
पीएच और आयोनिक कंसंट्रेशन आपको मालूम है कि एंजाइम की एक्टिविटी को जो फैक्टर्स मतलब डिसरप्ट करते हैं, वो हमारे पास पीएच, टेम्परेचर, इन सबको कंट्रोल कौन करता है? हमारे पास जो रेगुलेशन होती है सेल रेगुलेशन ऑफ सेल इंटरेक्शन विद इट्स एनवायरनमेंट बाय इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉपिक थोड़ा-सा लेंथी हो गया, लेकिन इसमें मैं फिर भी आपको बताता चलूँ कि और ये पॉइंट यहाँ पे नहीं लिखा हुआ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन 7 नैनोमीटर इसकी थिकनेस होती है, ये भी आपको याद रहना चाहिए, ये पुरानी बुक में मेंशन था। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मिसिंग हैं, लेकिन वो भी एडिटर्स के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है? और सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो हमारे पास सेमी परमिएबल है, यानी कुछ चीज़ों को ये अलाउ करती है और कुछ चीज़ों को अलाउ नहीं करती है। कुछ इन्हीं के टाइप्स जो होंगे इसके डिफ्यूजन्स के डिफ्यूजन, और आपको पता होना चाहिए डिफ्यूजन जो हो गया हमारे पास और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये जो कुछ टाइप्स हैं ये हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल्स हैं। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एक्टिव ट्रांस डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये दोनों में एनर्जी नहीं यूज़ होती इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। लेकिन जो हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और साथ में इसकी जो दो टाइप्स हैं, पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस, ये जो तीन चीज़ें हैं इनमें एनर्जी यूटिलाइज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ये आपको याद रहना चाहिए। तो ये सारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में था। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।